राम राम सा। अभी हाल ही में आरएस मेंस 2024 का जो रिजल्ट आया था और उसमें 2500 के आसपास बच्चे जो इंटरव्यू कॉल के लिए जो सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन बाकी अधिकतर जो बच्चे हैं उन्हें सफलता हाथ लगी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण आपका इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया। और ये जो कारण है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनका अभी फर्स्ट मेंस है या सेकंड मेंस है, क्योंकि उनके लिए चीज़ों को एकदम गहराई में जाकर तलाश पाना कि ये कारण संभावित हो सकते हैं जिसके कारण वो विफल हुए, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये चीज़ मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब मैं यूपीएससी के शुरू के एक दो मेंस मैंने दिए थे तो मेरे लिए भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल थी कि मैं क्यों विफल वहाँ पर हुआ मेंस में, जबकि मुझे लगता था कि मुझे कोई फेल कर ही नहीं सकता। मैंने सब पूरी पूरी मेहनत की, सब टेस्ट लिखे, अच्छा रिविजन किया है और ऐसी कमी मैंने नहीं छोड़ी जो कि कमी जिसके कारण मैं फेल हो जाऊं। लेकिन जब कुछ वक्त बीतता गया तो मुझे चीज़ें जो है समझ में आनी शुरू हो गई थी कि दरअसल ये विफलता जो है मेरी खुद की कमजोरियों के कारण जो है मुझे मिली है, न कि किसी के दूसरे की गलतियों के कारण। तो आज इस वीडियो में मैं वही सब चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण से इस एग्जाम में आपको जो विफलता मिली है और आपका इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया है। तो इस वीडियो को जो है आप पूरा देखने की जो है जरूर जरूर कोशिश करें। तो एक एक करके मैं आपको जो है कारण गिनवाता हूँ। तो सबसे पहला जो अगर कारण है तो वह है आपका कंटेंट का, कि कंटेंट के स्तर पर कहीं ना कहीं जो है बच्चों का जो सबसे बड़ा फेलियर रहा है इसी के स्तर पर रहा है। और कैसे रहा है उसके सबसे पहला पॉइंट है कि एनसीईआरटी और आरबीसी जो किताबें उनसे दूरी बनाना, ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फेलियर रहा है कि बच्चे अब सेल्फ स्टडी तो करना ही नहीं चाह रहे और इस कारण से क्या वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते और आरबीसी की किताबें नहीं पढ़ते, जो कि सबसे बेसिक सोर्स है, एकदम सबसे बेसिक कोर्स है। अगर सोर्स है सॉरी, अगर कोई भी सिंपल और मॉडरेट सवाल पूछे जा सकते हैं तो इन्हीं सोर्सेज के माध्यम से जो है वो आ सकते हैं और सबसे ऑथेंटिक सोर्स हैं। तो यहाँ पर देखो इसके कारण क्या होता है, जब आप दूरी बना रहे हैं तो आपके बेसिक कमजोर रह जाते हैं, प्लस नोट्स की जो क्वालिटी होती है उतनी अच्छी नहीं रह पाती। और तीसरी चीज होती है कि प्रामाणिकता जितनी होनी चाहिए वो उतनी नहीं होती। कोचिंगों के नोट्स उतनी नहीं होती प्रामाणिकता जितनी कि आपके आरबीसी और जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वहां पर आपको मिलती है। और ये कैसी चीजें हुई है मैं एक एक जो सवाल के माध्यम से बताता हूँ कि एनसीईआरटी और आरबीसी किताबों से दूरी बनाने के कारण क्या आपको जो है परेशानियां झेलनी पड़ी होगी। जैसे ये सवाल आ रखा है कि मुगल कालीन वास्तुकला पर देशज प्रभाव का जो है परीक्षण कीजिए। ये सवाल आपके जो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी ललित कला ओल्ड एनसीईआरटी वहां से आ रखा है। अगर आपने इसका लास्ट चैप्टर देखा होता तो इसका आप आंसर जो अच्छे से अच्छा लिख सकते थे और किसी भी कोचिंग के मटेरियल को आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, शायद आप उसको वैल्यू एडिशन के रूप में काम ले लेते। लेकिन अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी है और इतनी बेसिक, अब कुछ बच्चे कहते हैं हम आरएस मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करें, सवाल तो कुछ भी पूछे जा रहे हैं रैंडम, लेकिन ये तो सवाल बिल्कुल भी रैंडम नहीं था। 11th क्लास के एनसीईआरटी से आ रखा है और एनसीईआरटी किताबें बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, आरबीसी से कुछ और हो, पतली पतली सी आती है या फिर आप, और भाषा इतनी सुंदर होती है, इतनी सेज होती है कि पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। जबकि कोचिंगों के इतने नोट्स और आरबीसी और एनसीईआरटी इतने नोट्स में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि वहां पर फैक्ट वगैरह इतने डाल देते हैं, गूगल ट्रांसलेटर वगैरह का यूज करते हैं, तो यानी कि उनको पढ़ना जो है सिर दर्द के बराबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है एनसीईआरटी और आरबीसी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। तो अगर किसी ने अगर 11th क्लास के एनसीईआरटी को यहाँ पर पढ़ा होता तो शायद वो अच्छे से अच्छा आंसर यहाँ पर लिख सकता था। तो यहाँ पर मैंने एक पहले सवाल के माध्यम दिखाया। इसी तरीके से औद्योगिक क्रांति में वस्त्र उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाले आविष्कारों के कर्मिक विकास पर प्रकाश डालिए। तो ये भी आपके जो आरबीसी की जो किताब है वहां से आ रखा है। अब देखो आरबीसी और एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि ये किताबें एकदम सीमित है कि इन किताबों का बार बार रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन कोचिंगों के नोट्स तो बिल्कुल भी सीमित नहीं है, वो तो लगातार ही बढ़ते ही जाते हैं और इसलिए आपको एग्जाम के लास्ट टाइम में ये चीजें समझ में नहीं आती कि रिवीजन कैसे किया जाए। लेकिन अगर आपने बेसिक चीजें पढ़ी एनसीईआरटी और आरबीसी, उनका बार बार रिवीजन करके जो है अपने बेस को बहुत बड़े लेवल पर जो मजबूत बना सकते हैं। तो ये भी आरबीसी किताब से आ रखा था। और लेकिन अगर आपने आरबीसी किताब को नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर हो सकता है कि कई सारी चीजें आपकी छूट जाए जो कोचिंगों के नोट्स में भी नहीं हो। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने दृष्टि इसके जो है वो नोट्स देखे थे वर्ल्ड हिस्ट्री के। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आरबीसी की किताब उससे 100 गुना ज्यादा बेटर है, 100 गुना ज्यादा बेटर है, इतनी सुंदर तरीके से लिखी गई है। इसीलिए अगर आप कोचिंगों के नोट्स के पीछे भाग रहे हैं और इतनी अच्छी किताबों को अगर छोड़ रहे हैं तो आप अपना जो नुकसान करवा रहे हैं। ऐसे ही जो अगला सवाल है ये ना, तो व्यक्तित्व मूल्यांकन से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या, ये भी सवाल पूछा गया था। ये भी आपके जो एनसीईआरटी में से आ रखा है। तो अगर यहाँ पर एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप नुकसान करवा रहे हैं। फिर हम जो कहते हैं कि जो छोटे सब्जेक्ट है वहां पर पूरे नंबर नहीं आ पा रहे, इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि हम सब जो है एक दो कोचिंगों के पीछे पड़ जाते हैं, उनके नोट्स उठा लेते हैं और उनके जो रट्टे मारते हैं और सबके सब जो है एक जैसे आंसर लिख के आते हैं। और जब सबके सब एक जैसे आंसर लिख के आते हैं तो हमारे कॉपी में वो चीजें अलग चीजें नजर नहीं आ पाती जिसके कारण हमें एक्स्ट्रा नंबर मिले। फिर वही सबको एवरेज नंबर दे दिए जाते हैं और जिसके रोल नंबर सबसे लास्ट में होते हैं वो एवरेज नंबर से भी जो नीचे चला जाता है। तो ये कारण रहा। और तो सबसे पहला कारण क्या था, कंटेंट में क्या, एनसीईआरटी और आरबीसी किताबों से दूरी बनाना। तो इसमें मैंने 3 जो सवाल थे उसके माध्यम से समझाया। बाकी सारे सवालों को यहाँ पर अगर मैं रखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो वो चीज़ सही नहीं है। इसके बाद में क्या है कि आप कंटेंट के अंतर्गत ये
कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनकी जगह जो लो क्वालिटी के जो क्वालिटी के कोचिंग के नोट्स जो है पढ़े जाते हैं ना, कि बच्चे जो हैं स्टैंडर्ड बुक होती है उनको भी इग्नोर कर देते हैं ना, कि वो कोचिंग वालों के झांसे में आ जाते हैं। कोचिंग वाले भी उन्हें पूरा भरोसा दिलाते हैं कि हमने जो है एकदम बेस्ट बेस्ट नोट्स बनाए हैं। ये सब कोचिंगें करती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि लक्ष्मीकांत को छोड़ देते हैं, जो एकदम नए बच्चे होते हैं उन्हें तो ये समझ में नहीं आता कि कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं लक्ष्मीकांत को पढ़े हैं, और लेकिन जब बार बार टीचर भरोसा दिलाते तो वो लक्ष्मीकांत को स्किप कर देते हैं कई सारे। ऐसे स्पेक्ट्रम या विपिन चंद्र उसको स्किप कर देते हैं। और ऐसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें आती है ना, आरबीसी के समान ही है, या फिर उन्हीं से बनी हुई या फिर इनसे आरबीसी किताबें बनी है, तो इसको भी इग्नोर कर देते हैं और कोचिंगों के नोट्स की तरफ चले जाते हैं। इस कारण से जो है मेंस में उनका शायद हो सकता है कि अच्छा स्कोर नहीं हुआ हो। अब इसमें क्या एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी 3 दशक की भागीदारी के दौरान महात्मा गांधी प्रत्येक पीढ़ी हेतु प्रासंगिक रहे, समुचित उदाहरणों सहित विवेचना कीजिए। तो ये चीज जो है अगर आप स्पेक्ट्रम ढंग से पढ़ते हैं, विपिन चंद्र अगर आप ढंग से पढ़ते हैं, तो इस आंसर को आप अच्छे से लिख सकते थे। लेकिन क्योंकि आप कोचिंगों के नोट्स के पीछे रहे, वहां पर इतने डेप्थ में चीजें मिल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि वहां पर कंटेंट छापता कौन है वो आपको सबको पता है। एक दो जिन्होंने मेंस दे रखा होता है, 5 बच्चों की एक टीम बैठती है, वो कंटेंट छापती है, और उनमें इतनी गहराई हो, अगर उनमें इतनी गहराई होती है तो वो खुद अभी जो है लग जाते कुछ ना कुछ ऑफिसर, लेकिन वो चीज तो नहीं होती वहां पर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये किताबें उन लोगों द्वारा लिखी गई है जिन्होंने बहुत लंबे वक्त तक जो पढ़ाई की थी। अगर आप इन किताबों को इग्नोर करके कोचिंगों के नोट्स के पीछे तरफ भाग रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसी तरीके से आगे क्या सवाल है, ये है कि भारतीय संविधान के मुख्य प्रावधानों का उल्लेख कीजिए जो संसद की राज्य क्षेत्र के अधिकारिता को परिसीमित करते हैं। ये भी आपके लक्ष्मीकांत से आ रखा है। अगर आप लक्ष्मीकांत से अगर आपने ठीक से पढ़ी है तो यहाँ वहां से आप सीधी चीज लिख सकते हो। और बार बार लक्ष्मीकांत में हर जगह इस चीज को जो लिखा गया है, लेकिन आपके कोचिंगों के नोट्स में ये चीज है या नहीं है, और अगर है भी तो क्योंकि पुल्लिंद इतने बड़े होते हैं कब उनका रिवीजन हो। जब लक्ष्मीकांत आप यूपीएससी प्रिपरेशन में यूज कर सकते हो और किसी भी प्रिपरेशन जो है वो काम चला सकते हो। इसके बाद में कि 5 रात्र की अवधारणा क्या है, ये तो मैंने यूपीएससी की पूरी पूरी प्रिपरेशन में नहीं पढ़ा था, और आरएस की भी कोचिंग नोट्स में कहीं पर मिलेगा नहीं। लेकिन एक जगह ये जरूर मिलेगा, और वो आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब इतिहास की, वहां पर इसका सवाल है, लेकिन वहां पर इसका उत्तर नहीं है। लेकिन 5 रात्र जो शब्द है उसका वहां पर उल्लेख किया गया है कि राजस्थान में कई लोग जो हैं 5 रात्र जो है ये पंथ है या फिर जो भी है उसका अनुसरण करते हैं। मेरी खुद की आदत ये है कि जो चीज मुझे समझ में नहीं आती मैं उसको गूगल करता हूँ, इंटरनेट पे देखता हूँ। इसीलिए अगर ये शब्द आता उस वक्त अगर मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी पढ़ी होती तो शायद इस शब्द को मैं सर्च कर लेता और मुझे चीजें पता रहती कि ये अवधारणा है क्या। लेकिन उस वक्त मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी मेंस के टाइम नहीं पढ़ रखी थी, इसलिए गलत ये मेरे भी है। लेकिन अगर आप में से अगर ज्यादातर ने वो किताब पढ़ी होती हिंदी ग्रंथ अकादमी, तो आपको 5 रात तक कम से कम सब सुनने को मिलता। आपको ये नहीं लगता यार कहाँ अटपटा से आ गया, आपको उस वक्त ये लगता है यार ये कहीं सुना सुना लग रहा है। और अगर कोई इंटरनेट पे जाकर इसको चेक कर लेता तो उसके जो है 5 में से क्या 5 नंबर का जो सवाल था वो पूरा का पूरा सही हो सकता था, बाकी 99% ज्यादातर बच्चों के जो है वो गलत हुआ था। तो इसलिए कह रहा हूँ जब ऑथेंटिक बुक्स को हम इग्नोर करते हैं तो ये जो इस तरीके से हमारी जो हालत खराब हो जाती है। उसके बाद में तीसरी चीज क्या है कंटेंट के अंतर्गत, ये कि हाई क्वालिटी का वैल्यू एडिशन नहीं कर पाना। अब वैल्यू एडिशन पर आरएस में बच्चे ना के बराबर जोर देते हैं। एक टीचर की जो है वो आप नोट्स उठा लेंगे और फिर कहेंगे आप जो है इसे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। जबकि मैंने कई सारे वीडियो में कहा है कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी आरबीसी किताबें पढ़नी चाहिए, फिर आपको जो है इसके बाद में जो आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए, और लास्ट में जाकर आपको कोचिंगों की जो वैल्यू एडिशन का जो हिस्सा बनाना चाहिए, पार्ट बनाना चाहिए। लेकिन वो चीज़ नहीं होती। और वैल्यू एडिशन किस तरीके से नहीं होता, अच्छे डेटा का प्रयोग नहीं करते, रिपोर्ट्स नहीं लिखते, वो इंडेक्स का प्रयोग नहीं करते, समिति का प्रयोग नहीं करते, आयोग का वगैरह का जिक्र नहीं कर पाते, केस स्टडी कोई अच्छी नहीं दे पाते। इस कारण से जो है वो उन्हें वो बढ़त नहीं मिल पाती जिस बढ़त के माध्यम से जो है वो आरएस के जो इंटरव्यू खोल के हकदार बन सकते थे। तो इसमें कुछ मैं एग्जांपल देने की जो कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि भारत में एमएसपी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में क्या विशिष्ट उपाय जो है वो किए गए थे। अब इसमें देखो कहाँ दिक्कत है, मैंने कहा ना कि आप वैल्यूएडिशन नहीं कर पाए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ज्यादातर कोचिंगों ने एक ही वो चीज दिखा रखी थी कि भाई इनका जो निवेश इतना है और इनका जो टर्नओवर है वो इतना है, लेकिन बाकी के पॉइंट कहाँ जाएंगे। कम से कम इसमें 10 क्या 5-7 तो मिनिमम आपको लिखने ही लिखने पॉइंट थे, लेकिन वो आपने नहीं लिखे। प्लस मान लीजिए वो कई सारे कोचिंगों ने बता दिए होंगे, लेकिन यहाँ पर वैल्यू एडिशन ये भी तो है कि एमएसबी का जो है भारतीय इकोनॉमी में कितना योगदान है। और ये मैंने पूरा जब पीवाईक्यू सॉल्व करवाए थे तब लिखाया था कि भाई जीडीपी में जो 29% योगदान है, निर्यात में जो है 45% योगदान है, प्लस करीब 6 करोड़ के आसपास इकाई है जो 12 करोड़ के आसपास लोगों को रोजगार देती है। ये डेटा आपके पास नहीं है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। इस तरह का वैल्यूएडिशन नहीं करते वो सिर्फ और सिर्फ कोचिंगों के नोट्स पर निर्भर रह जाते हैं। अगर ये चीजें आप नहीं लिख पा रहे हो, वहां पर इतना अच्छा डेटा नहीं दे पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको नुकसान हो रहा है और आप एक्स्ट्राइज नहीं ले पा रहे हो। और फिर वही चीज हो रही है कि आप सब्जेक्टिविटी में फंस रहे हो, और जितनी बार आप सब्जेक्टिविटी में ज्यादा ज्यादा फंसोगे तो आपके जो है पास होने के जो चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि फिर चीजें किस्मत पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाती है।
ऐसे ही अगला सवाल है कि वर्तमान संदर्भ में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका क्या है। अब यहाँ पर वैल्यू एडिशन, जाति की भूमिका तो आप मैं पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया होगा, लेकिन यहाँ पर अच्छा वैल्यू एडिशन क्या हो सकता था, जैसे कि आप रजनी जो कोठारी है उनका आप जिक्र कर सकते थे। शुरुआत में उन्होंने जो अवधारणा दी थी कि जाति में राजनीति और जाति में राजनीति और राजनीति में जाति, तो वहाँ ये वैल्यू एडिशन यहाँ से काम आ सकता है, जो एनसीईआरटी में खूब जगह लिखा हुआ है। और कंक्लूजन में आपका वैल्यू एडिशन हो सकता था जातिगत जनगणना को लेकर। ये मैंने जो है पीवाई जब सोल्व करवाए थे तब मैंने सारी चीजें बताई थी कि इस तरीके से जो आपको वैल्यू एडिशन जो है वहां पर करना चाहिए। तो इंट्रो में भी ये चीज आपके आ गई वैल्यू एडिशन के रूप में, और कंक्लूजन में भी आ गई। लेकिन अगर आप इन चीजों को नहीं लिख रहे हैं तो टीचर आपको एक्स्ट्रा नंबर कैसे दें, मेन प्रॉब्लम ये है। इसलिए वैल्यू एडिशन पार्ट कमजोर रहना जो है एक बहुत बड़ा कारण बनता है सफल होने का। इसके आगे क्या कि जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा जनजातीय कल्याण के लिए की गई विभिन्न पहलों का जो उल्लेख कीजिए। सेम चीज है। अब यहाँ पर वैल्यू एडिशन क्या हो सकता था, आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में जनजातीय जो समुदाय हैं या फिर जो आबादी उनकी कितनी है, जैसे 8.6 उनकी परसेंट आबादी है, या फिर 10 पॉइंट कुछ करोड़ के आसपास जो है उनकी टोटल आबादी है। और देश में जो है करीब 705 जो है वो जनजातीय समुदाय रहते हैं, और उसमें से जो 75 जो है क्या पीवीटीजी है। तो ये चीज अगर आपको पता नहीं है, अगर आप इन चीजों को इंट्रो में नहीं लिख रहे हैं, 5 सवाल का भले ही 5 नंबर का सवाल हो, तो आप जो है अपना जो है वो नुकसान करवा रहे हैं, क्योंकि इस तरह का वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। कंक्लूजन में जो है आप खाका समिति जैसी चीजों का जिक्र कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि आप खाका समिति को छोड़ दीजिए, ये तो मान लो यूपीएससी के लेवल पर आप चले गए, लेकिन ये तो एकदम बेसिक है, ये तो जनगणना का डेटा है, ये तो आपको कम से कम लिखना चाहिए। लेकिन ये चीजें भी अगर आप नहीं लिख रहे तो वो जो है वो कहीं ना कहीं फेलियर का आधार बनता है। और सबसे बड़ी दुविधा ये है कि कोचिंग वाले भी नहीं करवाते, वो बच्चों को ये चीज सीख ही नहीं देते कि आपको वैल्यू एडिशन करना कैसे है। बस एक ही जबान पर उनके दिमाग में चीजें चलती रहती है, आप मेरा पढ़ लो, आप यहाँ से कुछ बाहर नहीं आएगा। और उस कुछ बार बार नहीं करने के चक्कर में सारे के सारे जो है बच्चों को जो है यहाँ पर असफलता जो झेलनी पड़ती है। और उन बच्चों को भी जो सच में मेहनती बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जो है एक खराब जो है मेंटर मिलने के कारण, खराब टीचर मिलने के कारण उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। और हकीकत तो ये है कि आज के जो कोचिंगों के टीचर है उनको भी अगर आरएस जो भी 2024 का बात है उनका पेपर लिखने को कह दिया जाए तो हो सकता है कि 90% ऊपर ही फेल हो जाए। ये हालत है आज के टीचरों की। उसके बाद में आपके असफलता का कारण बन सकता है आपका प्रस्तुतिकरण। अब इसमें कैसे बन सकता है, जैसे कि अगर किसी का प्रस्तुतिकरण अच्छा है तो आप बहुत आगे, औसत है तो फिर ठीक ठाक है, ना नुकसान है ना कोई बहुत ज्यादा फायदा है, खराब है तो आपको नुकसान जरूर हुआ होगा। इसलिए अगर आपका प्रस्तुतिकरण खराब है तो मान के चलिए कि आपको डैमेज हुआ है हर पेपर में और हर सवाल में। जैसे कि आपने मैप का प्रयोग कितना किया, डायग्राम का कितना प्रयोग किया, फ्लो चार्ट का कितना प्रयोग किया, पाई चार्ट का प्रयोग किया नहीं किया, टेबल्स का प्रयोग कितना किया। इसके अलावा आपकी क्या कॉपी साफ सुथरी दिख रही थी या नहीं दिख रही थी, अगर कांट छांट बहुत ज्यादा की इसका मतलब कि आपके नंबर कटे हैं। इसके बाद में क्या कि आपने गैप का सही प्रयोग कितना किया, जैसे कि कुछ शब्दों में गैप का ध्यान रखना पड़ता है, साइड में गैप आपने कितना छोड़ा था और इस तरफ कितना गैप छोड़ा था, उन चीजों पर आपको जो है ध्यान देना पड़ता है। तो गैप का प्रयोग आपने अच्छे से किया नहीं किया, क्योंकि जब आप थोड़ा सा गैप देते हो ना, कहीं स्पेस देते हो तो कॉपी सुंदर लगने लगती है। जबरदस्ती गैप नहीं देना है, उतना गैप देना है जहां से टीचर को पढ़ने में आसानी रहे। इसके बाद में क्या है, आपके अक्षरों का साइज किस तरह का था वो भी आता प्रेजेंटेशन में। बहुत बड़े बड़े अक्षर लिख दिए या बहुत छोटे छोटे लिख दिए तो वो जो है कहीं ना कहीं आपके कॉपी की जो विजिबिलिटी है उसको जो है वो खराब कर देता है। इसके बाद में कि अंडरलाइंस वगैरह आपने ढंग से किया नहीं, कि जो चीज इंपॉर्टेंट थी, मान लो आपने योजना लिखा, आपने आर्टिकल कोई नाम लिखा, तो वहां पर आपने अंडरलाइन किया नहीं कि वो भी आपके प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। अगर इसमें से आपने कई सारी चीजों को छोड़ा, इसका मतलब है कि आप वहां पर नुकसान में रहे हैं। तो दूसरी चीज होगी प्रेजेंटेशन। अब जैसे कि आप प्रेजेंटेशन किस किस तरीके से कर सकते थे, पहला है जैसे कि जंतर मंतर जयपुर के सम्राट यंत्र पर टिप्पणी कीजिए। अब इसमें क्या चीज हो सकती थी, आप जयपुर को जो है मानचित्र में दर्शा सकते थे यहाँ पर, और जंतर मंतर जो है लिख सकते थे। या फिर अगर किसी ने जंतर मंतर को बड़े अच्छे से समझा होगा तो जंतर मंतर का डायग्राम भी बना सकता था। वैसे ये जो मानचित्र था मैंने भी नहीं बनाया था, लेकिन ये स्कोप था वहां पर, अगर आप वहां पर दर्शाते तो। ऐसे चीन के साम्राज्यवादी शोषण में अफीम की भूमिका, यहाँ पर भी सेम चीज है कि आप भारत और जो चीन का नक्शा है वो बना सकते थे और इस तरीके से ये दर्शा सकते थे कि अफीम किस तरीके से जाता है, और वहां से जो पैसा था, जो भी पैसा बनता था वो ब्रिटेन की तरफ किस तरीके से जाता था। तो ये चीज अगर वहां दिखाते तो आप एक्स्ट्रा एज के जो हकदार होते वहां पर एक्स्ट्रा नंबर आप ले सकते थे। ऐसे ही हो गया कि रूस यूक्रेन की जो पृष्ठभूमि के भू राजनीतिक कारकों की विवेचना कीजिए। सेम चीज यहाँ पर मैप बन सकता था, है ना। तो आपको जैसे अगर मैप बनाते तो वही सेम चीज यूपीएससी में तो बच्चे इतने मैप बनाते जिसकी कोई हद नहीं है, खासतौर से GS1 में। तो आपको भी यहाँ पर बनाने, ऐसे ये वाला जो था नदियों वाला, यहाँ पर आप दोनों मैप बना सकते थे, हिमालयन नदियों वाला और प्रायद्वीपीय नदियों वाला, उसी एक टेबल में। उसके बाद में ये राजस्थान में शहरी जनजाति, तो सेम चीज है, शहरी जनजाति कहाँ पर निवास करती है, बस आपको मैप बना देना चाहिए। या फिर आप अगर सिर्फ शहरी जनजाति का नहीं बना चाहते तो राजस्थान की जितनी जनजाति है उनका आप जो मैप बना देते, यहाँ पर सबको दर्शा देते, तो आप और ज्यादा नंबर के हकदार हो जाते। तो ये चीज होती है जो आपको एक्स्ट्रा नंबर दिलवाती है ना। सब कहते हैं ना कि ये तो पूछे ही नहीं है मैप वगैरह का, हम क्यों बनाए। तो जब अगर नहीं बनोगे तो फिर वहां पर नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, बाकी जो एवरेज मिल रहे हैं या बिलो एवरेज मिल रहे हैं उसी में जो है आप फंसते जाओगे।
इसके बाद में जो तीसरी चीज आती है, दो चीजें हो चुकी है हमारी, एक तो चीज होगी अपना कंटेंट और दूसरी चीज होगी आपका प्रेजेंटेशन, तीसरी चीज है हैंड राइटिंग। यही तीन बड़ी चीजें होती है जो विफलता का आधार बनती है। अगर कंटेंट खराब है तो सफलता नहीं मिलेगी, प्रेजेंटेशन खराब है तो नहीं मिलेगी, हैंड राइटिंग खराब है तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो हैंड राइटिंग में क्या है कि ये नंबर खींचने का जो है सबसे आसान तरीका है। अगर किसी की नेचुरली हैंड राइटिंग सुंदर है ना, मान के चलिए आप मेंस में बहुत बड़ी बढ़त ले रहे हो, अगर आप ढंग से कंटेंट प्रिपेयर कर लेते हो, रिवीजन अच्छे से कर लेते हो, तो इसमें आपके आगे भी पीछे बैठे स्टूडेंट्स की जो हैंडराइटिंग किस तरह की उस पर चीजें डिपेंड करती है। मान लीजिए आपकी हैंडराइटिंग खराब है और आपके जो आगे 5 बैठे और आपके जो पीछे 5 बैठे उनकी बहुत ज्यादा सुंदर है, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन अगर आपके आगे के 5 की और पीछे के 5 की बहुत ज्यादा खराब है तो आपको फायदा हो जाएगा, अगर आपकी सुंदर है तो ये चीज आप ध्यान रखें। अगर अच्छी है तो नंबर खूब आएंगे आपके एक्स्ट्रा, ये ध्यान रखें। हैंडराइटिंग का बहुत बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, लोग इग्नोर करते हैं। और औसत है तो ना फायदा ना कोई बहुत ज्यादा नुकसान, खराब है तो भाई बड़ा नुकसान होता है। मैं खुद मानता हूँ आरएस में तो फिर भी सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन यूपीएससी में तो बहुत जो है मुश्किल हो जाती है चीजें वहां पर। लेकिन आप मान के चलिए ना कि अगर आरएस में भी खराब हैंडराइटिंग के साथ आप सिलेक्ट हो रहे हैं तो नंबरों का नुकसान वही हुआ है। जहां पर आपकी रैंक 100 आई थी वहां पर हो सकता है कि आप रैंक जो टॉप 10 में आ जाते। तो वो चीजें भी जो आपको हैंडराइटिंग के स्तर पर भी जो काम करने की जरूरत है। इसके बाद में जो अगली चीज है, चौथी जो चीज है वो है डिमांड। डिमांड से इस बार भटकना जो सबसे बड़ी एक चीज जो रही है, जो कहीं ना कहीं विफलता का आधार बन सकती है, क्योंकि सवाल ही समझ में नहीं आ रहे थे कईयों को, क्योंकि कंटेंट में थे ही नहीं चीजें, तो सवाल को समझे कैसे अब। तो यहाँ पर क्या है कि सटीक रूप में जो है समझ वे लिख नहीं पाना। अब जैसे कि क्या है इसमें कीवर्ड्स को जो है ढंग से नहीं पढ़ते कि क्या कीवर्ड लिखा है वहां पर, कीवर्ड को नहीं देखते, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और फिर जो लिखना ही शुरू कर देते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम रही है। टेल वर्ड्स यानी जो शब्द पीछे के जो शब्द होते हैं, विश्लेषण कीजिए या फिर आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, उनको भी वो नहीं देखते। इस कारण से जो है डिमांड मिसमैच हो जाती है। तो यहाँ है ना, इन चीजों को जो ध्यान से नहीं पड़ता। कैसे डिमांड मिसमैच होती है मैं आपको एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये वाला जो सवाल था ना कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी 3 दशक की भागीदारी दौरान महात्मा गांधी प्रत्येक पीढ़ी हेतु किस प्रकार प्रासंगिक रहे, इस चीज को आपको समझाना। तो यहाँ पर हो सकता है कि बहुत बड़े लेवल पर जो है बच्चे मेन जो डिमांड थी उससे भटके हों। तो इस तरीके के कई सारे सवाल आए हैं जिसके कारण हो सकता है कि आपके बड़े बड़े सवालों में भी जो नंबर कट गए हों। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको डिमांड समझना जो है सीखना पड़ेगा। ऐसे ही कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों के बीच अंतर कीजिए। अब ये तो एकदम सिंपल सवाल, लेकिन किसी ने क्या किया कि मैदान को जो एकदम सब कुछ जो ढंग से नहीं पढ़ा, कीवर्ड को ढंग से नहीं पढ़ा और इसको मान लिया उन्होंने घाट, तो वो अंतर घाट में लिख के आ गए, तो 5 नंबर का पूरा नुकसान करवा लिया। तो ये सोचिए आप, यानी कि आप डिमांड ही नहीं समझ पा रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, तो उस कारण से जो चीजें खराब हो रही है। उसके बाद में क्या कि मानव संसाधन का विचार, मानवता एक साथ विचार से किस प्रकार सुसंगत है, लोक कल्याणकारी राज्य के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर भी जो है कई सारे बच्चों ने डिमांड को मिसमैच कर दिया कि मानव संसाधन का जो विचार था और मानव संसाधन इनको लिंक नहीं कर पाई वो पूरी तरीके से। क्यों नहीं लिंक नहीं कर पाई? क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी आरबीसी किताब इतनी अच्छे से नहीं पढ़ रखी थी कि उनके बेसिक एकदम क्लियर हो कि मानव संसाधन दरअसल में होते क्या है। तो इसी कारण से वो डिमांड को जो है पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पाए। और इस सवाल का एक बार आप उत्तर जरूर देखना, मैंने पीवाईक्यू में सोल्व करवा रखा है, और ये देखना है कि आप जो डिमांड से कितना भटके हैं। और इसी तरीके से कि सदगुण को माध्य के रूप में जो है स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर भी सेम चीज है कि जल्दबाजी में मैंने खुद पढ़ लिया, मैंने खुद यहाँ की डिमांड पूरी मिसमैच कर दी और मैंने सदगुण को माध्य के रूप में लिख के आ गया, जबकि यहाँ पर अरस्तु का जो सदगुण सिद्धांत था वो आपको लिखना था। तो ये चीज भी रही है कि अगर आपने डिमांड को बार बार जो मिसमैच किया है, मान लीजिए 2 सवाल में तो ढंग से लिख दिया, तीसरे सवाल में मिसमैच, वापस तीसरे सवाल में मिसमैच कर दी डिमांड को, तो यानी कि आपको बहुत बहुत बड़े लेवल पर जो है नुकसान उठाना पड़ा होगा पूरे एग्जाम में। इसके बाद में जो 5वां कारण है जिसको हमें समझने की जरूरत है वो क्या है कि स्ट्रक्चर्ड और अच्छे से फ्रेम्ड आंसर नहीं लिख पाना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है आरएस के एग्जाम में, मैंने खास तौर से देखी है कि बच्चे जो है वो स्ट्रक्चर्ड आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, बिल्कुल भी स्ट्रक्चर, यानी कि उनका इंट्रो, कंक्लूजन, मेन बॉडी जो होती है वो अलग से दिखती नहीं है, घालमेल दिखता है बहुत ज्यादा। जबकि कॉपी को देखते हैं जो दिखना चाहिए कि ये इंट्रो है, ये मेन बॉडी है, ये कंक्लूजन है, तो वो चीजें नहीं दिखती बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है कि इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन जो है तारतम्य तक कम नजर आती है, भाषा का फ्लो भी ढंग का नहीं होता है, इस कारण से जो आपको नुकसान उठाना पड़ता है। उसके बाद में क्या, रैंडम पॉइंट्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं कि बीच में 1 2 3 पॉइंट लिखे, बीच में तीसरा चौथा पॉइंट ऐसा आ जाता है, समझ में नहीं आता कि ये पॉइंट यहाँ पर क्यों आया। तो ये चीज भी जो है असफलता का आधार बनती है, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। फिर क्या है कि स्पेसिफिक पॉइंट्स की जगह जनरल पॉइंट को बहुत ज्यादा लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ढंग का कंटेंट काम में नहीं लेते, और जब ढंग का कंटेंट काम में नहीं लेते, जब पढ़े वैसे नहीं आ पाता, तो हम क्या लिखते हैं, जनरल बातें लिखते हैं बहुत ज्यादा। और जब आप जनरल बातें लिखोगे ना तो टीचर आपको नंबर नहीं देगा, ये ध्यान रख लें आप। स्पेसिफिक पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। ये डेटा, एक स्पेसिफिक डेटा, अच्छे एग्जाम्पल अगर आप कोट नहीं करोगे तो नंबर तो नहीं मिलने वाले, ये ध्यान रखें आप। जनरल से बहुत मुश्किल है हो चुका, जिसकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा सुंदर है, प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा सुंदर है, वो तो फिर भी जनरल से नंबर खींच लेगा, जनरल पॉइंट लिख के भी। लेकिन जिसकी प्रेजेंटेशन भी सुंदर नहीं है, हैंडराइटिंग भी सुंदर नहीं है, अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि जनरल पॉइंट लिख के आप नंबर खींच लोगे तो बहुत मुश्किल है। और हैंडराइटिंग और जिसकी प्रेजेंटेशन सुंदर ना हो वो तो ध्यान ही रखें भाई, कंटेंट को बहुत ज्यादा अच्छा बनाना पड़ेगा, पॉइंट्स आपको शानदार से शानदार लिखने पड़ेंगे, तभी जाकर आप जो है नंबर खींच पाओगे। कैसे हैं, जैसे कि
मैंने एक सवाल उठाया है कि भारत के राष्ट्रीय हरित जो हाइड्रोजन मिशन उसके क्या उद्देश्य है। अब इसमें स्पेसिफिक पॉइंट आप कई सारे लिख सकते थे कि इसमें जो बजट है वो करीब 20,000 करोड़ का है, लेकिन शायद हो सकता है ज्यादातर नई चीज नहीं लिखी हो। इसमें जो 5 MMT की जो क्षमता है हाइड्रोजन उत्पादन की, उसका जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, हो सकता है इसको भी आपने नहीं लिखा हो। इसमें फिर क्या क्या दिखते हैं वो भी लिख सकते थे कि भाई इतना दाब होना चाहिए, इतना टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये जो स्पेसिफिक डेटा है ना वो गायब है, बस उद्देश्य हम जो है लिख दिए, लेकिन बहुत ज्यादा जनरल टाइप के लिख के आ गए। लेकिन ये सब चीजें आप इंट्रो में लिख सकते थे या फिर ये उद्देश्य में लिख सकते थे 5 MMT जो हमें चाहिए। तो ये चीजें गायब होने के कारण जो है नंबर नहीं मिल पाते, इस चीज को आप ध्यान रखें। इसलिए स्पेसिफिक पॉइंट नहीं लिख पाना जो है असफलता का बड़ा आधार बनता है। ऐसे अगला सवाल है, जैसे सरकार का आणविक ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय बजट में जो घोषित भविष्यवादी रोड मैप क्या है। सेम प्रॉब्लम यहाँ पर है। यहाँ पर बस ज्यादातर बच्चों को एक चीज याद है कि 100 गीगावाट जो है हमें जो है ऊर्जा का सर्जन करना है जो नाभिक है। तो बस एक स्पेसिफिक पॉइंट याद था, बाकी सारे सारे जनरल लिख के आ गए, जबकि इसमें पता नहीं कितने तरह के पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट थे। मैंने पीवाईक्यू में सोल्व करते हुए लिखा हुए भी थे कि 20,000 करोड़ का बजट है, 5 जो आपकी स्मॉलर जो मॉड्यूलर जो रिएक्टर्स हैं वो आपके बनाए जाएंगे, प्लस निजी जो क्षेत्र उसके साथ भी भागीदारी होगी, और इसके लिए जो परमाणु अधिनियम उसको भी जो संशोधित किया जाएगा। ये जो स्पेसिफिक जो चीजें हैं वो गायब होने के कारण जो है आप वो लीड नहीं बना पाते जो आपको लीड चाहिए। प्लस इसमें भी जो वैल्यू एडिशन में बार बार कहता हूं कि भाई भारत में अभी जो है करीब 8.2 या जो 3 है आपकी उतनी गीगावाट जो है नाभिक की ऊर्जा है, अगर उसका आप जिक्र करते हैं तो आप स्पेसिफिक पॉइंट को वहां पर डाल रहे हैं। तो इन चीजों को आप जो है बार बार जो जनरल पॉइंट लिखने के कारण वहां पर आप जो फंस जाते हैं। ऐसे ही जो ये वाला सवाल था कि भारत का जो रक्षा उत्पादन के संदर्भ में जो सवाल पूछा गया था, इसके में भी जो है ज्यादातर बच्चों ने जो स्पेसिफिक पॉइंट नहीं लिखे थे, अच्छे एग्जाम्पल नहीं लिखे थे, और ये पूरा पूरा जो सवाल था मैंने सोल्व करवाया है, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा। उसके बाद में क्या प्रॉब्लम रहती है आरएस में, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पर बहुत कम फोकस किया जाता है मेंस के नजरिए से। प्रीलिम्स के नजरिए से तो खूब फोकस होता है, बस बच्चों को रटवा दिया जाता है वन लाइनर की तरह, लेकिन प्रीलिम्स में तो मेंस में बिल्कुल फोकस नहीं होता। बच्चों की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा कमजोर रहती है करंट अफेयर्स के लेवल पर मेंस में, ये ध्यान रखें आप। तो करंट अफेयर्स पर कम ध्यान देना बहुत बड़ा सफलता का कारण बन रहा है ना। जैसे क्या कि मेंस के नजरिए से जो मिनिमम फोकस होता है, कोचिंग जो प्रीलिम्स के वन लाइनर की तरह जो है वहीं तक सीमित है, बस भाई प्रीलिम्स निकल जाए और काम चल जाए, और स्टूडेंट्स की जो कमांड नहीं होती। आप जैसे कि कोई भी मुद्दा होना करंट का, जैसे मैं जम्मू कश्मीर का 370 की धारा से संबंधित चीजें आपसे पूछ रहा हूँ, हाथों हाथ आपके दिमाग में आंसर तैयार है या नहीं है, वो सबसे बड़ी जो है वो चीज है जो कि आरएस के बच्चों में नहीं दिख पाती, वो भी मजबूत चीजों की तरफ। 3 तलाक को लेकर पूछ लूं तो हाथों हाथ आपका आंसर तैयार होने चाहिए। अगर मैं जो आपके जो मासिक धर्म अवकाश से संबंधित अगर मैं चीजें पूछ लूं तो क्या आपकी चीजें तैयार है या नहीं है, ये सब चीजें जो है आरएस के लेवल पर नहीं हो पा रही। आरएस के लेवल पर जो करंट अफेयर्स पढ़ा जा रहा है वो वन डे एग्जाम का पढ़ा जा रहा है, ये ध्यान रखें, और ये सबसे बड़ी दुविधा है। और जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं वो ऐसे टीचर पढ़ा रहे हैं जो कि खुद वन डे एग्जाम से जो जुड़े हुए हैं, और आरएस से उनका कोई इतना कोई लेना देना है नहीं, और अगर रैंक भी आ गई है तो बस वो किस्मत के तुक्के से है ये शायद, ये आप ध्यान रखें। तो करंट अफेयर्स अब आपको तरीका बदलना पड़ेगा पढ़ने का। अगर आप खुद भी वैसी चीजें करके गए तो वो हो सकता है कि इसी कारण से आपको इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ हो। जैसे इसमें कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, जैसे कि भारत में एमएसपी को जो बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट में क्या विशिष्ट उपाय किए, पूरा पूरा सवाल बजट से आ रखा है। लेकिन कई सारे बच्चों ने जो जब मैं पीवाई को सोल्व करवाया था उन्होंने कहा था हमने बजट इतना ढंग से नहीं पढ़ा था, इतने फैक्ट्स वगैरह नहीं लिखे थे, तो नहीं लिखे थे। तो यही तो कारण है कि करंट अफेयर्स पर आरएस में मिनिमम फोकस दिया जाता है, और मेंस के नजरिए से करंट अफेयर्स को नहीं देखते। और जब मेंस के नजरिए से नहीं देखे तो ये 10-10 नंबर के सवाल आपने जो है वो बड़े लेवल पर जो छोड़ दिए, या फिर मेरे को उतने स्पेसिफिक नहीं लिख पाए जितनी आप लीड ले सकते थे। जब यूपीएससी में जो बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स पर फोकस करते हैं मेंस में, और फिर वो नंबर खींचते हैं पूरे के पूरे, लेकिन यहाँ पर जो है नहीं खींच पाते उतने, क्योंकि टीचर को नॉलेज नहीं है ढंग की कि वो बच्चों को किस तरीके से गाइड करें। उसके बाद में क्या है कि भारत में अटल टिंकरिंग जो लेबोरेटरी उसकी स्थापना उद्देश्य क्या है, जो एम है आपका अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को जो लॉन्च किया गया था। अगर इतना सा आप ध्यान दिमाग में रखते तो इसके बारे में अच्छे से अच्छा आंसर जो आप लिख सकते थे, और अगर आपने इसको ध्यान में रखा होता तो आप ये सोच सकते थे इससे संबंधित कोई ना कोई सवाल आ सकता है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं रहता इन चीज़ों पर, ठीक है ना, क्योंकि हमें सिर्फ प्रीलिम्स निकालना होता है, मेंस निकालना नहीं होता, और यही कोचिंगों का उद्देश्य है। ऐसे ही ये जो राज्यपाल वाला सवाल था जजमेंट को लेकर, ना के बराबर कोचिंग ने इस पर ध्यान दिया, ना ढंग का कंटेंट बनाया, और मैंने खुद जो न्यूज़पेपर में इसको पढ़ने से छोड़ दिया, और क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे आता है यहाँ पर, फिर विजन की मैगजीन से भी मैंने छोड़ दिया। बाद में मैंने उसको कंटेंट को पढ़ा था, मुझे बाद में इतना अफसोस हुआ, मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ा, इतने स्पेसिफिक पॉइंट थे उसमें जिसकी कोई हद नहीं थी, जबकि मैंने 1-2 पॉइंट को लेकर बाकी जनरल पॉइंट लिखे हैं खुद, लेकिन है ना। तो आपको इस गलती नहीं करनी, ये ध्यान रखें, मेरे से खुद से इस सवाल में गलती हुई है बड़ी, जबकि मैंने बाकी में नहीं की इतनी बड़ी गलती। तो ये गलती हो गई थी, खुद पे ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि यार राज्यपाल संबंधित 100 तरह की चीजें पढ़ ली है, इस जजमेंट को क्या ही पढ़ना, लेकिन ये जजमेंट पूरी तरीके से अलग थी पहले की जजमेंट से। अब आगे जैसे यही वाला सेम सवाल है कि भाई अब क्यों जो है करंट अफेयर्स में जो कम, जैसे ये है ना भारत सरकार द्वारा भारतीय आवश्यकताओं संबोधित करने एआई और जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल संबंधित जो विकसित किए जा रहे हैं, इन मॉडलों की विशेषताएं क्या है। अब इस तरह का करंट अफेयर्स कहाँ आरएस में पढ़ाया जा रहा है, बस वो प्रीलिम्स वाला ही चल रहा है,
और जब तक आप इस करंट अफेयर्स में इतने गहराई में अब नहीं डूबोगे ना आरएस में, मान के चलना कि सेम चीज अगले मेंस में आपके होने वाली है, सब के सब कहेंगे कुछ नहीं आ रहा, इतना टफ पेपर दे दिया, तो यही चीजें होंगी जब आप सिर्फ प्रीलिम्स का जो है करंट अफेयर्स पढ़ के जाएंगे तो, है ना। तो ये जो है वो वापस आ गया आपके रक्षा उत्पादन वाला जो मैंने ऊपर लगाया था, ये सेम चीज जो है सवाल करंट से आ रही है, न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है या फिर किसी भी मैगजीन में। अब अगला जो कारण बनता है आपकी सफलता का वो है आपके न्यूज़पेपर। बच्चे जो हैं आरएस के एग्जाम में न्यूज़पेपर अच्छे न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं करते, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का। तो न्यूज़पेपर अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बहुत बड़ा अपना नुकसान करवाओगे। तो अच्छा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने की आदत जो है वो नहीं डालते जैसे, और जब तक आप अच्छा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो आप क्या अच्छा डेटा, अच्छा एग्जाम, अच्छे एग्जाम्पल, केस स्टडीज को जो है वो कमजोर रह जाएगी आपकी, वो यूनिकनेस नहीं आ पाएगी। एग्जामिनर को ये फील नहीं होगा कि इस बच्चे में जो है सच में एक्स्ट्रा लिखा है। अच्छे एग्जाम्पल नहीं आ रहे तो नंबर कहाँ से दे वो अगला, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और स्वयं का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनता जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू विकसित होना शुरू नहीं होगा। कोई भी मामला आता है तो न्यूज़पेपर उसको कवर करता है, और वो कवर लगातार करता है, 7 दिन करता है, 1 महीने तक करता है, 2 महीने तक करता है। और जब लगातार करता है ना, आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बनने लगता है। जैसे कि अभी ट्रम्प जो हरकतें कर रहे हैं ना, तो वो अगर आप लगातार न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं तो आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू विकसित हो जाएगा कि भाई ये इंसान ढंग का नहीं है। लेकिन आप सिर्फ कोचिंगों के नोट्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये कभी समझ में नहीं आएगा कि ट्रम्प की जो मानसिकता किस तरह की है, कभी समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि वो कोचिंग है, वो वैसी चीजें डाल ही नहीं सकते कभी। वो चीज होती है जब लंबी दौर तक आप चीजों को पढ़ते हैं, तभी चीज जो है वो हो सकती है। अब जैसे कि वो सेम चीज मैंने डाली है न्यूज़पेपर वाली, ये जो था राज्यपाल वाला, जैसे मैंने कहा था पूरा का पूरा इंडियन एक्सप्रेस में कवर हो चुका था डिटेल में। हो सकता है इतना कोचिंगों ने भी नहीं किया हो, तो अगर आपने इंडियन एक्सप्रेस को वहाँ इग्नोर किया था तो नंबर कटने फिरते हैं। ये वाला सेम चीज एआई वगैरह लेकर हो गया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लेकर, ये सेम सवाल जो है न्यूज़पेपर में खूब चर्चा में रहता है, इंडियन एक्सप्रेस हो चाहे कोई दूसरा हो। और ऐसे ही निर्यात जो ये सूचकांक वाला पूछा था, ये भी न्यूज़पेपर में आता रहता है। वैसे मैगजीन में भी मिल जाता है ये तो, लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर का हिस्सा है ये। उसके बाद में भारत में किस उद्देश्य से यूरिया कोल्ड को लाया गया, न्यूज़पेपर में आता है। वैसे ये मैगजीन में भी आता है, लेकिन न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो आप पहले, बाद में अगर मैगजीन पढ़ते हो तो आसान हो जाता है ना चीज़ों को याद करना। न्यूज़पेपर को स्किप करते सीधा मैगजीन की तरफ भाग रहे हो, तो ये तो 2-2 नंबर के तो सही कर दोगे, लेकिन जो 10-10 नंबर के होंगे वहां पर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कमजोर होने के कारण आप उनको ढंग से पूरा नहीं कर पाओगे। ऐसे ही आपकी एक जो कमजोरी दिखती है वो है आपके मैगजीन के लेवल पर, कि अच्छी मैगजीन को फॉलो नहीं करते बच्चे। किस तरीके से नहीं करते कि विजन आईएएस जैसी जो हाई क्वालिटी की जो कंटेंट की मैगजीन होती है उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। और जब आप मैगजीन वैसे और वैसे कैसे मैगजीन पढ़ते हैं, उन कोचिंगों में पढ़ते हैं वन डे एग्जाम टाइप की, तो तब आपके नंबर नहीं आ सकते। जैसे करंट के जो अधिकतर जो सवाल थे आपको इसमें से मिल जाएंगे अगर आप विजन आईएएस की मैगजीन को अगर फॉलो किया हो। और ऊपर के जो मैंने न्यूज़पेपर वाले सवाल बताए थे ना, वो लगभग विजन आईएएस की मैगजीन में आपको मिल जाएंगे और अच्छे क्वालिटी के साथ मिल जाएंगे, ये ध्यान रखें। लेकिन न्यूज़पेपर की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस की प्रतिस्पर्धा कोई नहीं कर सकता, कोई सी भी मैगजीन। तो मैगजीन रिवीजन के तौर पर लेनी है आपको और वैल्यू एडिशन के तौर पर लेनी है, लेकिन न्यूज़पेपर आपको बेस के तौर पर लेना है, एनसीईआरटी और आरबीसी किताबों की तरह। इसके बाद में क्या कमी दिखती है कि जो आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस होती है उस पर मिनिमम फोकस किया जाता है आरएस में, और वो विफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है। जिसके कारण क्या होता है, क्वालिटी डाउन हो जाती है एक तो आपकी, फिर क्वांटिटी भी डाउन हो जाती है, और इस कारण से आपको एक्स्ट्रा एज नहीं मिल पाती। आंसर राइटिंग में बच्चे फोकस ही नहीं करते, लास्ट में जाकर 1-2 टेस्ट दे देते हैं, बस वो काम चलो चीजें होती है। जबकि आंसर राइटिंग तो इतने लेवल पर आपको फोकस करना चाहिए था, आपको हर कंपोनेंट पता होना चाहिए थे। जो कॉपी चेक करता है कोचिंगों में उनको भी पता नहीं होता कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती क्या, कुछ नहीं पता होता। उन्हें यह भी पता नहीं होता कि बच्चा ढंग का इंट्रो कैसे लिख सकता था, ढंग का कंक्लूजन कैसे लिख सकता था, मेन बॉडी कैसे लिख सकता था। बस 10 नंबर का सवाल है, 4 नंबर दे के छोड़ दिए और प्रयास करते रहे। अरे भाई ढंग का बता तो दे, क्या प्रयास करना है क्या नहीं करना है, इंट्रो में क्या कमी, मेन बॉडी में क्या कमी है, नहीं बताएंगे वो, क्योंकि उन्हें खुद को ही नहीं पता। भाई तू कैसे सिलेक्शन हो गया होगा या 1-2 मेंस दे दिए होंगे तो भाई वाह चलो रोजगार का काम है, काम चल जाता है, वैसे ना रोटी पेट का मामला है। उसके बाद में 11वीं कमी क्या दिखती है, वो है कि पीवाईक्यूज और यूपीएससी पेपर से उनसे बच्चे दूर रहते हैं। किस तरीके से दूर रहते हैं, इन पर मिनिमम फोकस करते हैं, सिर्फ कोचिंगों की टेस्ट सीरीज में जो उलझे रहते हैं, सिर्फ कोचिंगों की टेस्ट में। और कोचिंगों के टेस्ट की सीरीज के कारण जब उलझे रहते हैं ना, जैसे स्टूडेंट जो सोम को जो कोचिंगों के अनुरूप ढाल लेते हैं, नहीं कि आरपीसी के अनुरूप। जब तक आप कोचिंगों की टेस्ट सीरीज में उलझे रहोगे तब तक हो सकता है कि विफलता झेलनी पड़े। अब आरपीसी का अगर आपको ट्रेंड फॉलो नहीं करते, पीवाईक्यू अगर आप नहीं देखते हैं पिछले सालों के पेपर, तो आप आरपीसी कभी करीब भी नहीं जा पाओगे। इसलिए सबसे पहले आपको अभी जो पेपर हुए थे 2024 के प्लस 2023 के जो मेंस के पेपर हुए थे वो आपको देखने जरूर, क्योंकि वहां से ट्रेंड चेंज हो गया था। ये 2 मेंस हैं, साथ साथ में आपको यूपीएससी के पेपर्स को जो फॉलो कर लेना है मेंस के। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में आरपीसी के 2 सालों पिछले देखने, साथ साथ यूपीएससी के देखते रहो, क्योंकि यूपीएससी आरपीसी से बहुत ज्यादा एडवांस है। आरपीसी कितनी भी कोशिश कर ले, हो सकता है यूपीएससी को वो पकड़ ही नहीं पाए। तो अगर आपने यूपीएससी का टच दे दिया ना थोड़ा बहुत, तो फिर आप कहीं ना कहीं उस बढ़त में जो है वो आगे हैं, ये ध्यान रखें। इसके साथ में आपका क्या है, असफलता का कारण क्या हो सकता है कि खराब टाइम मैनेजमेंट। कई सारे बच्चे होते हैं जो खराब टाइम मैनेजमेंट से बहुत ज्यादा जो है दुखी रहते हैं। इस कारण से क्या होता है कि सब क्वेश्चन को जो है वो मार्क्स के अनुसार जो है वो टाइम नहीं दे पाते। सारे जो सवाल होते हैं उनको आनुपातिक रूप से वक्त देना पड़ता है,
लेकिन कई बच्चे नहीं दे पाते, और जब नहीं दे पाते तो इसके कारण क्या होता है कि 2 नंबर के 5 नंबर में बड़ा नुकसान हो जाता है, बड़ा नुकसान हो जाता है। बस काम चलो जो लिख के आते हैं, क्योंकि ज्यादातर यही करते हैं कि 10 नंबर वाले पहले करते हैं। और मान लीजिए कि कोई 10 नंबर वाले पहले नहीं करता है, शुरू से लेकर लास्ट तक एक जैसा करता है, तो 30 को पेज की अगर कॉपी आती है तो 20 पेज तक वो ढंग से लिख लेता है, लेकिन बाकी 10 पेज में जो है वो कचरा करके आ जाता है। और जब 10 पेज भी अगर आप कचरा करोगे, यानी आपकी 1/3 कॉपी जो है वो खराब हो चुकी है, और 1/3 खराब होते ही जो है मान के चलिए कि आपको बड़ा नुकसान होने वाला है। तो खराब टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत बड़ी दिक्कत है। और खराब टाइम मैनेजमेंट होता क्यों है? क्योंकि आप आंसर राइटिंग ढंग से नहीं करते, उसको वक्त नहीं देते हैं, बस टीचर के वीडियो में ही लगे रहते हैं कि भी हाँ ये पढ़ा दे, मैं रिवीजन कर लूँ। तो उन चीज़ों से वो कभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। फिर एक कारण है आपका परफॉर्मेंस गैप। परफॉर्मेंस गैप किस तरीके से कारण है कि एग्जाम के प्रेशर वे स्ट्रेस को जो संभाल नहीं पाते। कई सारे बच्चे इतने होनहार होते हैं कि घर पर शानदार से शानदार आंसर लिखते हैं, लेकिन एग्जाम इतना प्रेशर आ जाता है, इतना स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि परफॉर्मेंस में गैप आ जाती है, बड़ी गैप आ जाती है। और जब गैप आ जाती है तो आप फिर जो है विफल होने को जो मजबूर हो जाते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा, परफॉर्मेंस की गैप बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए बेस्ट ये कि आप आरएस मेंस का पेपर होने से पहले अलग अलग जो कोचिंग होती है उनके जो, अगर कोई ढंग का अभ्यास करवा रहे, विजन अभ्यास करवाती है, स्कूलों में करवाती है वो, तो वहां पर स्कूलों में जा जाकर जो आप पेपर लिखे और अपने डर को जो है भगाई। अगर आपने डर को नहीं भगाया ना, तो परफॉर्मेंस में गैप इस बार और आ जाएगी, ये ध्यान रखें। तो परफॉर्मेंस में गैप अगर रहा है तो आपके विफल होने का आधार हो सकता है इस बार। इसके साथ में क्या कि एक्स्ट्रा एज नहीं ले पाना, ज्यादातर बच्चों के साथ यही होता है कि वो एक्स्ट्रा एज समझ ही नहीं पाते कि कहां पर वो एक्स्ट्रा नंबर ले सकते हैं ना। तो कमजोर वैल्यू एडिशन होता है, इसलिए एक्स्ट्रा एज मिलती नहीं है। आधा नंबर या 1 नंबर किस तरीके से जो है हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ले सकें, इसकी सेटिंग प्लानिंग नहीं होती। और कोचिंग वाले भी नहीं बताते कि यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर आपको मिल सकता है। कॉपी चेकर वाला भी नहीं बताता कि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर मिल सकता है, क्योंकि उस कॉपी चेक वाले खुद को ही नहीं मिला था एक्स्ट्रा नंबर, वो आपको क्यों बताएगा? और उसको अगर पता होता तो वो कॉपी चेक कर क्यों रहा होता? ये भी तो दिखते हैं ना। तो आपको अब चीजें पहचाननी पड़ेगी एक्स्ट्रा एज कैसे। और ये सबसे बेस्ट तरीका है, टॉपर्स की कॉपी देखो, आप पता लग जाएगा कि आपके कहाँ कमी और कहाँ पर नहीं है। और अगली जो 15वीं कमी है वो है टॉपर्स की कॉपी। अगर है ना, पर बहुत कम फोकस करते हैं बच्चे, बिल्कुल ही, यानी फोकस ही नहीं करते कि यहाँ टॉपर्स कॉपी से आप क्या सीखते हैं। कब टॉपर्स कॉपी से आप कंटेंट बना सकते हैं, टॉपर्स कॉपी से आप प्रेजेंटेशन को सीख सकते हैं, उसकी हैंडराइटिंग किस तरीके से उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं चाहता, बस कोचिंग है, कोचिंगों ने 250 में या 200 नंबर में से 100 नंबर दे दिए, खुश हो गए, भाई मेरा तो कोई मेंस नहीं रोक पाएगा। अरे भाई एक बार टॉपर्स की कॉपी तो देख लो, टॉपर्स की कॉपी की और आपकी कॉपी में कितनी बड़ा गैप है। अगर उसको आप नहीं समझते हैं तो फिर नुकसान होता है, और वही फिर विफलता का आधार बनता है, ये ध्यान रखें। उसके बाद में क्या कि मल्टी डायमेंशनल जो है आंसर नहीं लिखा। अगर आपने मल्टी डायमेंशनल आंसर नहीं लिखा है तो हो सकता है उसके कारण आप फेल हुए हो। तो इसमें क्या होता है कि जब आप मल्टी डायमेंशनल आंसर नहीं लिखते ना, कि बहुत ज्यादा आयाम नहीं बनाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नहीं, यानी कि नॉर्मल आयाम जो जितने आयाम होने चाहिए उतने तो आपको बनाने चाहिए। उसके कारण क्या होता है कि सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फिर टीचर के हाथ में खेल हो जाता है पूरा का पूरा कि आपको कैसे नंबर दिए जाए। इसलिए बहुआयामिता अपने आप में जरूरी होती है, और बहुआयामिता अलग अलग तरह की होती है। मेरे एक वीडियो में बताया भी था, बहुआयामिता हमेशा ये मतलब नहीं होता कि 3 हेडिंग डाल दी अलग अलग 10 नंबर वाले में और बहुआयामी हो गया, नहीं। अगर आप पॉइंट भी लिख रहे हैं एक सिंगल हेडिंग की तरह, उसमें भी बहुआयामी चीजें हो सकती है कि हर पॉइंट की नेचर अलग है और हर पॉइंट का लिंक है दूसरे पॉइंट से, तो वो भी अपने आप में बहुआयामिता थी। कहीं आर्थिक कारण लिख दिए, सामाजिक कारण लिख दिए, तो वो अगर चीज नहीं है तो फिर एक रास्ता आने लगती है आंसर में, वो चीज आपको नहीं करनी है। समग्रता में कमी दिखने लगती है, साथ साथ में टीचर को जो एक्स्ट्रा मार्क्स देने का जो कारण नहीं मिल पाता, ये ध्यान रखें। अगर बहुआयामी नहीं बना रहे तो आप में एक रास्ता ज्यादा दिखेगी कॉपी में, और टीचर को वो किक नहीं मिलेगी अंदर से कि आपको वो एक्स्ट्रा नंबर दे दें। उसके बाद में क्या दिक्कत रहेगी कि विश्लेषण जो क्षमता होती है वो कमजोर है। तो कमजोर कैसे? कोचिंगों के सपाट क्वेश्चन में ही जो है फंसे रहते हैं, कोचिंगों ने सब जो सिंपल सिंपल दे रखे होते हैं सवाल, या फिर कोई बहुत ज्यादा टफ दे देगा तो वैसे ही नुकसान हो जाता है। तो विश्लेषण पर अगर अपनी क्षमता को आपने नहीं सुधारोगे तो वापस विफलता जो है वो आपको झेलनी पड़ सकती है। जैसे क्या ये सवाल था, मानव संसाधन का विचार, मानव संसाधन प्योरली विश्लेषण का सवाल था, लेकिन क्योंकि आप प्रैक्टिस वैसे नहीं करते, वैसे विश्लेषण की क्षमता विकसित नहीं की, इसलिए जो है यहाँ पर अधिकतर के नंबर कटे होंगे। और 18वां कारण क्या है, वो है आपके भाषा। भाषा की तरफ क्या कि सेज वे मानक भाषा नहीं, भाषा की कमी है, बड़े लेवल पर कमी है। क्यों है? एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, आरबीसी किताबें नहीं पढ़ते, अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ते, अच्छा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो जब तक ये चीज नहीं करोगे तो कहां से सेज और मानक भाषा लोगे? कोचिंग वालों के पास नहीं है सेज और मानक भाषा, वो तो बस नोट्स कलेक्ट करने का काम करते हैं, और जो भी उनका कंटेंट बनाते हैं ट्रांसलेटर का यूज करते हैं, वहां से भाषा नहीं सीखी जा सकती। ऑथेंटिक किताबें ही भाषा का आधार बन सकती है ना। अच्छे कीवर्ड वगैरह का प्रयोग नहीं कर रहे हो तो कहां से नंबर आएंगे? ऐसे कीवर्ड्स जो है यूज करने चाहिए कि एग्जामिनर को जो है मजबूरन आपको नंबर देने पड़े। इसके साथ में क्या है कि डेटा का कम प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एनसीआरबी का डेटा हो गया, वर्ल्ड बैंक का डेटा हो गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का हो गया, आरबीआई का हो गया। वो डेटा का जब तक आप प्रयोग नहीं करोगे तो ऑथेंटिक चीजें नहीं आ पाएगी आपके, है ना, आंसर में। जैसे एमएसपी को लेकर मैंने बताया था कि एमएसपी में क्या क्या योगदान है, तो अगर आपने वो चीजें इंट्रो में नहीं लिखी तो नुकसान होगा। फिर ऐसी राष्ट्रीय हरित जो ये हाइड्रोजन मिशन था उसके बारे में मैंने बताया था, डेटा नहीं लिखोगे, स्पेसिफिक चीजें नहीं आएगी तो नंबर कटेंगे फिर। और ऐसी आणविक ऊर्जा वाला मैंने बताया इतना डेटा, तो वो नहीं लिखा तो नंबर कटने देते हैं फिर। और डेटा के साथ इसी तरीके से एग्जांपल्स का जो मिनिमम प्रयोग करना, और इसके कारण क्या होता है आंसर आप ऑथेंटिक नहीं बन पाता, प्रामाणिकता वो नहीं आ पाती। जैसे किस तरीके से भारतीय सुंदर संघ अपनी 3 महात्मा गांधी की प्रत्येक पीढ़ी दो, यहाँ पर आपको हर पीढ़ी के एग्जाम्पल देने चाहिए थे और अलग अलग नेचर में एग्जाम्पल देने चाहिए थे। जैसे कि आप
सबसे पुरानी पीढ़ी की बात करें तो तिलक की बात करते हैं, आप सबसे नई पीढ़ी की बात कर रहे हैं, युवा पीढ़ी की, तो आप जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, आप सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलते। महिला पीढ़ी की अगर बात करते हैं तो आप जो आपके मीरा बेन उनकी आप बात करते हैं, ऐसे ही जो कमला देवी चट्टोपाध्याय है उनके बारे में आप बात करते हैं, सरोजनी जो नायडू थी उनके बारे में बात करते हैं, तो साथ साथ एग्जाम है ना, वही तो एग्जाम्पल के तौर पर उनको यूज करते हैं आप, लेकिन नहीं कर पाए एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल नहीं लिखोगे एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा नहीं। और ये जो था आपके वर्ण व्यवस्था और निर्गुण भक्ति वाला आंदोलन में समानता को लेकर यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देने थे खूब सारे, और दोनों के एक साथ साथ एग्जाम्पल देने थे। उधर से आप देते बुद्ध का, इधर से देते कबीर का, उधर से देते महावीर का, यहाँ से किसी और का देते आप, तो है ना। अगर वहां से आप यहाँ मीरा का भी एक, मीरा तो वैसे नहीं गिनी जाती, लेकिन दूसरे जैसे गुरु नानक जी का एग्जाम्पल आ सकता था, रैदास जी का एग्जाम्पल आ सकता था। उस तरफ से अगर आप रचनाओं के एग्जाम्पल दे रहे हैं, त्रिपिटक वगैरह, तो यहाँ से भी रचनाओं के भी कई सारे एग्जाम्पल आ सकते थे, लेकिन वो चीजें नहीं हो पा रही। और जब तक वो एग्जाम्पल वगैरह आप कोट नहीं करोगे, आपका आंसर अलग नजर नहीं आएगा। इसके साथ क्या है, रेफरेंसेस का सीमित प्रयोग करते हैं, जैसे क्या है, किताबें कहाँ जिक्र हो सकता था वो नहीं करते। लेखक, कोई विद्वान, संगठन, रिपोर्ट, इंडेक्स, जो पिछले वाली चीजें थी वो लगभग वही है कि रेफरेंसेस का ढंग से प्रयोग नहीं करते। उसके बाद में क्या कि होलिस्टिक जो डाइवर्सिटी होनी चाहिए वो नजर नहीं आती कॉपी में, है ना। आंसर एक ही फॉर्मेट में जो है वो लिखे, है ना, अगर लिखे गए हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। मैं मानता हूं कि कई सारे बच्चे लिखते हैं एक फॉर्मेट में और उनका सिलेक्शन धड़ाम से होता है, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग सुंदर हो सकती है, बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा सुंदर हो सकती है, इसलिए धड़ाम से सेलेक्ट होते हैं। लेकिन आपकी चीजें कमजोर है पहले से, और अगर आप एक ही फॉर्मेट में लगातार लिखते जा रहे हैं तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है ना। तो होलिस्टिक डाइवर्सिटी अपने आप में होनी चाहिए ताकि टीचर भी इंजॉय करे कॉपी चेक करते हुए। ऐसा नहीं कि सब जगह एक जैसे लिख रखा है तो टीचर वो क्या होता है, एकदम थकान आने लगती है 10 पेज चेक करने के बाद कि भाई क्या पढ़ूं, सब में एक जैसे लिख रखा है ऐसे ऐसे कुछ करके, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। बाकी आपकी हैंडराइटिंग सुंदर है तो आप बड़ा बड़ा वरदान है आपके पास, ये ध्यान रखें। उसके बाद में क्या है, इनोवेशन की कमी है, ऑन द स्पॉट चीज़ों को सोच नहीं पाते कि भाई यहाँ बहुत ही ऐसा टफ आंसर आ गया तो उसका हम सवाल आ गया तो उसको किस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते तो आप इनोवेटिव भी नहीं बन पाओगे। तो अगर आप इनोवेटिव नहीं है तो फेल होने का आधार बनता है। उसके बाद में क्या कि कॉपी शुरू से लास्ट तक जो है वो एक जैसी नहीं दिख पाती है, और ज्यादातर बच्चों के साथ फेस करनी पड़ती है। आधी कॉपी को तो एकदम सुंदर तरीके से लिख देते हैं, बाकी आधी कॉपी में पूरा पूरा कचरा कर देते हैं, और जब तक आपकी कॉपी एक जैसी नहीं दिखेगी आप नंबर नहीं ले पाएंगे, ये ध्यान रखें। तो कॉपी लास्ट तक जो एक जैसी नहीं दिखना वो बहुत बड़ा जो चैलेंज अपने आप में। और सबसे लास्ट में अगर कोई कारण बनना है जिसके कारण आप इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ है तो वो है किस्मत, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, और इसीलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा है। यानी कि जैसे कि सेंटर का भी कहते हैं कि जिनका लास्ट में रोल नंबर होता है या कहीं अलग सेंटर होता है तो वहां पर दिक्कतें आ जाती है, हाँ आती है, लेकिन हम उस चीज़ का करें क्या। जैसे कुछ ऐसे टीचर के पास चली गई जो बहुत ज़्यादा टफ मार्किंग करता है तो वहां पर किस्मत आ गई, लेकिन इस चीज़ को आपको सबसे लास्ट में रखना है। पहले आपको शुरू की शुरू जो 24 जो कमियां हैं उनको सुधारना है, पर अगर उनको सुधार लिया तो किस्मत कितनी भी खराब होगी ना तो आप जो कोई ना कोई जो है वहां पर जो है बहुत अच्छा जो है वो यानी कि नंबर जो है लेके आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने 24 चीज़ें नहीं सुधारी और सिर्फ किस्मत पे ही रोते रहे तो शायद कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो यही वो 25 कारण आपके रह सकते हैं जिसके कारण आपका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ और मेंस में जो आपको जो है असफलता हाथ लगी हो। लेकिन मैं यही कहूंगा अगर आप इन कारणों को सुधार लेते हैं तो मेरे हिसाब से जो है अगले मेंस में जो आप झंडे गाड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इन कारणों को नहीं सुधार सकते और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी बस की चीज़ें नहीं है तो मैं यही कहूंगा आप जिंदगी में एक नया रास्ता चुनिए। कुछ नहीं है चीज़ों में, IAS हो चाहे RS हो, जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके सपने, आपकी ज़िंदगी, आपकी खुशियाँ, उनकी तरफ बढ़िए। आप ज़िंदगी में कोई भी दूसरा काम करोगे तो बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वही कीजिए जहाँ पर आपको संतुष्टि मिलती है, सुख मिलता है। क्योंकि ये 24 कमियाँ वही सुधार पाएगा जिसमें सच में RS बनने में बहुत ज़्यादा जुनून है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा ताकत है। जिनमें नहीं होगी वो लुंज बुंज रूप में बिस्तर पर पड़े रहेंगे, वापस प्रीलिम्स निकाल लेंगे, फिर मेंस देने के लिए बैठ जाएंगे और फिर वापस आकर कहेंगे जो है बहुत ज़्यादा टफ पेपर आ गया, मेरा नहीं होगा। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आप में एनर्जी नहीं रही है तो मैं तो यही खुले रूप में कहूँगा छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है एग्जाम का, कोई मतलब नहीं है। वो काम कीजिए जहाँ पर आपको ऊर्जा देने में जो है वो आनंद मिल रहा है। ये ऐसी चीज़ों में कुछ नहीं है ना, फालतू में सब पूरा पूरा देश सरकारी नौकरियों के पीछे भाग रहा है। और बाकी मुझे पूरा भरोसा कि आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आपके जो भी जूनियर्स हैं जो आगे आ रहे हैं या आगे आने वाले वक्त में आएंगे तो उन्हें भी जो है जरूर जरूर जो है शेयर कीजिए ताकि वो कोचिंग माफियों के हत्थे ना चढ़े और ऐसी खराब प्लानिंग जो है वो ना बना ले जिसके कारण उन्हें बड़े लेवल पर जो नुकसान हो सकता हो। बाकी आज के लिए मेरी तरफ से राम राम सा।